अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं शानी की कहानी किस्त नंबर 78। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। शानी बिस्तर पर खामोश लेटी थी। ये होटल का कमरा था। इसका दिल उदासी और गम से भरा हुआ था। कुछ भी तो ठीक नहीं था। सब इंस्पेक्टर अख्तर ने जो कुछ बताया वो बहुत तशवीशनाक था। इसने हाजी हयात का पैगाम देते हुए शानी को इत्तला पहुंचाई थी कि पुलिस रुस्तम और उसके साथियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला कर चुकी है। अवाला हुकाम डाकू की इस टोले को मजीद मोहलत देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। अखबारों में जो खबरें आ रही थीं वो भी इसी की नौयत की थी। दूसरी तरफ राजू और कुकी वाला मामला भी बदस्तूर शदीद उलझन का शिकार था। 3-4 दिन पहले बहुत बड़ा हंगामा होते होते रह गया था। ये खबर मिलने के बाद के चौधरी बशीर ने कमसिन कुकी से शादी रचा ली है। तब शाम और उसके साथी गुस्से से बेकाबू हो गए थे। वो बेहद इश्तियाल के आलम में होटल से निकले थे और उस्मानिया हाउस का रुख किया था। खुशकिस्मती से अस्पताल में शानी से इनका टाकरा हो गया था। शानी ने बताया कि कुकी के हवाले से राजू की पोजीशन कितनी खतरनाक है। वो बस उम्मीद के सहारे जिंदा है। अगर इसे पता चल गया कि खूनी हो गई है और कुकी ब्याही जा चुकी है तो अपनी जान लेने में ताखीर नहीं करेगा। इस मौका पर बाबरे ने भी शानी का साथ दिया और तब वो शाम को इसके गुस्सीले इरादों से बाज रखने में शानी की मदद की थी। सूरत हाल में शदीद तनाव मौजूद था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। कुकी चौधरी बशीर के उस्मानिया हाउस में 2 दिन रहने के बाद अपने घर हयात कॉलोनी वापस आ चुकी थी और अभी दोबारा चौधरी के पास नहीं गई थी। कुकी के अहले खाना की कैद भी शादी के बाद ख़त्म हो गई थी और वो अपने घर में थे। इनके साथ जो कुछ हुआ था वो बेहद तौहीन आमेज़ था। वो चौधरी के लिए अपने गमो गुस्सा को बमुश्किल दबाकर बैठे हुए थे। फ़ोन की घंटी बजी। शानी ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ शोर सा सुनाई दिया और सिलसिला मुनक़ते हो गया। न जाने क्यों शानी की धड़कन ज़ेरो ज़बर हो गई। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा था। जब कोई दस्तक होती थी या आहट सुनाई देती थी या फ़ोन की घंटी बजती थी, शानी के दिल में बेवजह और बेसबब एक इज़्तिराब सा पैदा होता था। न जाने कहाँ दिल की अथाह गहराइयों से एक आवाज़ उठती थी। बेनामाज का एक सितारा सा चमककर ओझल हो जाता था। अब भी खामोश फ़ोन सुनकर वो एकदम डिस्टर्ब सी हो गई थी। चंद सेकंड बाद फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। इसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ आरिफ कम्बो था। तुमने पहले जवाब नहीं दिया, आरिफ ने कहा। आवाज़ नहीं आई थी। शानी ने कहा, क्या बात है? राजू तुम्हें बुला रहा है शानी बहन। सुबह से करीबन 10 दफ़ा कह चुका है मुझे। ठीक है, मैं बस 1 घंटे में पहुंचती हूँ। करीबन 1 घंटे बाद शानी निश्चित अस्पताल में राजू के पास इसके कमरे में मौजूद थी। राजू आज बहुत नाराज़ और चुपचाप सा नजर आ रहा था। इसकी आंखें चुगली खा रही थी कि वो रात को जागता और रोता रहा है। क्या हाल है राजू? शानी इसके उलझे हुए बालों में उंगलियाँ चलाई। मेरे हाल को छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि मेरे साथ क्या कर रही हो तुम? वो बेहद बेजारी से बोला। कोई मुझे ठीक से बताता नहीं। 3 दिन से अब्बा भी नहीं मिलने आया। अब कोई नई बात हुई है? वही पुरानी बात है। तुम हर रोज़ मुझे तसल्ली देती हो कि कुकी मेरा हाल पूछने आएगी। हर रोज़ मैं सुबह से शाम तक दरवाजे की तरफ देखता रहता हूँ। कुकी तो एक तरफ, इसके घर वालों में से भी कोई भी किसी ने सूरत नहीं दिखाई। दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि सब ठीक है, अब कोई मसला नहीं। वो गुस्से से कांप रहा था। राजू के तेवर देकर शानी ने गहरी सांस ली और उठकर कमरे का दरवाज़ा भीड़ दिया। दोबारा राजू के सामने बैठते इसने इसका कमज़ोर हाथ थामा और बोली, राजू, मैंने शुरू में तुमसे कहा था ये कहना चाहता है कि हौसला छोटा नहीं करना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, ऊंच नीच भी होगी, लेकिन हमारा इरादा मजबूत होगा तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। कहा था ना मैंने। राजू के बिगड़े हुए तेवर कदरे बेहतर हो गए। शानी इसे बड़े नर्म और मेहरबान लफ्ज़ों में समझाने लगी। अपनी दानिशमंदी से इसके दिल के ज़ख्मों पर हमदर्दी का मरहम रखने लगी। वो शानी की बातों में बहता चला गया और कदरे पुरस्कून हो गया। शानी ने से बताया कि जहाँ कुकी की शादी होने लगी थी वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब राजू की तरफ बात चल रही है। कुकी के घर वालों में से ज़्यादातर राज़ी हैं। सिर्फ 1-2 बंदे एतराज़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनका एतराज़ भी जल्द दूर हो जाएगा। मुझे पता है कौन एतराज़ कर रहा होगा। चाचा सैफ होगा। इसे मुझ पर बड़ा गुस्सा है। रब्बे पर भी। अगर तुम कहती हो तो मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। वो रुक रुक कर बोला। शानी हैरत इसका चेहरा तकने लगी। सच कहते हैं, मोहब्बत लोगों को और इनके दिलों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। ये नोखेज़ लड़का किस कदर बदल गया था। मियाना की हवेली में एक बिगड़ा तिगड़ा चौधरी ज़्यादा था। बात में करता था, गाली पहले देता था। जर्क पर कपड़े पहनकर राजा इंद्र की तरह हवेली की 4 दीवारी में दंदनाता था। लेकिन आज हालात की भट्टी में तपकर इसका मैल कुचैल साफ हो गया था। ये कुकी के गरीब बाप से माफ़ी मांगने की बात कर रहा था। नहीं राजू, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा है ना कि चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इसकी आंखों में आस के बुझे हुए दिए फिर जलने लगे। वो ज़रा ऊपर को खिसका और तकिए से टेक लगाकर नींदरास हो गया। इसका हाथ शानी के हाथों में रहा और वो इसे तसल्लियाँ देती रही। राजू ने खोए खोए से लहजे में कहा, पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि कुकी से मेरा ब्याह हो जाए तो वैसे लेकर कहीं दूर निकल जाऊँ, किसी दूसरी जगह जहाँ ना कोई रिश्तेदार हो और ना कोई सज्जन ना कोई दुश्मन।
लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, क्या करोगे? इसे खिलाओगे कहाँ से? मैं कुकी लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम देखना, मैं करने पर आ गया तो पैसे के ढेर लगा दूंगा। इसकी आंखों में ख्वाब थे। शानी ने इसे बोलने दिया। वो बोलता चला गया। मेरी तरफ से और अब्बे की तरफ से कुकी के साथ जो ज्यादतियाँ हुई है, मैं इसकी सारी कसर पूरी कर दूंगा। इतना खुश रखूंगा इसे, इतना खुश रखूंगा कि वो हैरान हो जाएगी। शायद तुम्हें पता ना हो, सरगोदा शहर से थोड़ी दूर जहाँ हमारी 15 एकड़ नहरी ज़मीन है, इसमें अमरूद और माल्टे का एक बड़ा बाग भी है। इस बाग में मेरे दादा के ज़माने में एक छोटी सी हवेली है। मैं इस हवेली को ठीक ठाक कराऊंगा। मैं और कुकी वहाँ जाकर रहेंगे। बस हम होंगे, ये एक दो नौकरानियाँ होंगी और कोई नहीं होगा। शानी इसकी रूमानी बातों में दिलचस्पी लेते हुए बोली, इतनी दूर चले जाओगे, ना कोई होगा बंदा और न बंदे की साथ, परेशान हो जाओगे। इसने अपने उलझे बालों में उंगलियां फेरी और अस्पताल की सफेद छत को घूरते हुए बोला, पता नहीं क्यों मेरा दिल यही चाहता है कि कुकी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो और मैं सिर्फ और सिर्फ कुकी के लिए। कुकी पर किसी की मैली नज़र न पड़े और तो और इसे हवा भी छूकर न गुजरे। पता नहीं मैं क्यों ऐसा हो गया हूँ। मेरा दिल चाहता है इस हर एक से छुपा लूँ। इसने चंद लम्हे तोकू किया और तब शानी की तरफ रुख फेरा, लेकिन इसे नजरें मिलाए बगैर बोला, क्या वो भी मेरे बारे में इसी तरह सोचती है? वो तुमसे भी ज़्यादा सोचती है। कोई इसके सामने तुम्हारा नाम लेता है तो इसकी आंखों में इतनी प्यारी चमक आती है कि तुम्हें क्या बताऊं। राजू कहीं खोसा गया, जैसे तस्वुर की निगाह से अपनी कुकी की आंखों में उभरने वाली चमक देख रहा हो। शानी किसी दूसरी सोच में खो गई। ये एक तकलीफदेह सोच थी। राजू के जज्बात कुकी के बारे में वही थे जो एक नोखेज आशिक के हो सकते हैं। वो इसे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खास देखना चाहता था। इसके लिए ये तस्वुर करना भी मुहाल था कि कोई दूसरा मर्द इसे हाथ लगाए और इससे जिस्मानी कुर्बत कायम करे। चंद दिन पहले इसने कुकी को किसी दूसरे का होते देखा तो जहरीली गोलियां फाँक ली थी, जिंदगी से मुंह मोड़ने की संजीदा कोशिश की थी, लेकिन वह फिर भी वही था जो कुदरत को मंजूर था। कुकी एक अनचाही शादी के नाम पर बिस्तरे हवस की जीनत बनी थी और कुचली मसली गई थी। अब वो कली से फूल बन चुकी थी और ये ऐसा फूल था जिसके हर पत्ती पर किसी दूसरे मर्द की मौजूदगी के अनमिट निशान थे। सवाल ये कि क्या राजू को ये सूरत हाल कबूल होगी? क्या वो अलर्ट दोशीज़ा की जगह एक कुचली मसली कोकब को कबूल करेगा? अगर इंसाफ की निगाह से देखा जाता तो फिर भी राजू कोई कौन सा कंवारा था। कुकी से जुदा होने के बाद अपने जाहिल बाप के बहकावे में आया और इसने खुद को ऐशो इशरत में गुम कर दिया। कई माह तक मियाना में तौह शाम की हवेली ने निशाद गाह का रूप इख्तियार किए रखा था। हवेली की जवान नौकरानियों ने अहद कदीम की कुनीसों का रूप धार लिया था और मियाना के नूमर वली अहद को ऐशो तुर्ब के नए जहानों की सैर कराती रही थी। इस एतबार से कुकी के साथ जो कुछ हुआ वो ज़्यादा नहीं था। वो तो सिर्फ एक मर्द से आशना हुई थी और वो भी सख्त मजबूरी और गुरेज की हालत में। लेकिन कुछ भी था, शानी जानती थी कि मर्दों की दुनिया है। यहाँ का मुआशरा मर्दों के लिए लताद रायतें फ्राहम करता है और औरत के लिए एकदम सख्त और बेलचक हो जाता है। जो कुछ भी हुआ था, अब राजू के लिए ज़रूरी था कि वो अपने लिए एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करे, एक ऐसा रास्ता जो इसके कोकब की ज़िंदगी और मोहब्बत का रास्ता हो। शानी राजू से बात करने के लिए कई दिनों से पर तोल रही थी। अब इस बात को मजीद इल्तवा में नहीं डाला जा सकता था। शानी ने हौसला जमा किया और राजू से कहा, राजू मैं तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे? हाँ पूछो, वो अपने मखसूस देहाती अंदाज में बोला। तुम कुकी से बहुत प्यार करते हो, कुकी भी तुमको बहुत चाहती है, तुम एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो कि नहीं? राजू ने इस बात में सर हिलाया। शानी बात जारी रखते हुए बोली, माजी में जो कुछ हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब तुम सोच भी नहीं सकते कि कुकी के अलावा कोई और लड़की तुम्हारे करीब आए। इस तरह कुकी भी नहीं चाहेगी कि तुम्हारे अलावा किसी का साया इस पर पड़े। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती है और दिन रात तुम्हारे बनने की ख्वाब देख रही है। अगर ऐसा ना होता तो वो बिस्तर पर क्यों लगती और डोला कई महीनों तक तुम्हें दरबदर क्यों ढूंढता फिरता? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही है, पर असल बात क्या है? राजू की आंखों में हल्का सा अंदेशा जाग गया। शानी बोले, राजू तुम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करो, खुदा न खास्ता चाची सैफ के घर में कोई डाकू घुस जाता है, वो कुकी को उठा कर ले जाता है, खुदा न खास्ता उसको बेबस करके इसकी इज्जत से खेल जाता है। कुकी पूरी कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में क्या होगा? राजू ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। तुम बताओ ना क्या होगा? कुकी के साथ जो कुछ होता है इसमें कुकी का तो कोई कसूर नहीं। वो तो कमज़ोर और बेबस है, इसके घरवाले से बचा नहीं सके। इसने डाकू से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की और फिर मजबूर हो गई। वो जिस तरह लूटे जाने से पहले तुमको चाहती थी, इसके बाद भी चाहती है। अब बताओ तुम क्या करोगे? वो खाली नज़रों से शानी को देखता रहा। वो बात समझ रहा था लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा था। शानी ने कहा, अगर खुदा न खास्ता किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो उसे प्यार करने वाले के पास दो रास्ते होंगे। एक तो ये कि वो इसे नापाक और झूठा समझ के छोड़ दे और इसकी बेबसी के लिए इसे ज़िंदगी भर की सज़ा दे। दूसरा ये कि वो लड़की को बेकसूर और मजबूर समझे और उससे उसी तरह प्यार करता रहे जिस तरह पहले प्यार करता था। ये ख्याल भी दिल में ना लाए कि वो बदल गई है, ये इसमें कुछ बदल गया है। तुम बताओ कि अब इनमें से कौन सा रास्ता इंसाफ का और बेहतर है?
राजू ने परेशान होकर कहा, लेकिन तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या कुकी के साथ मेरा मतलब है? कुकी के साथ कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, लेकिन पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। हमने कुछ देर के लिए फ़र्ज़ किया है कि एक डाकू ने कुकी के घर वालों को कुकी को बेबस करके इसके साथ बुरा सलूक किया है। इस बुरे सलूक के साथ तुम कुकी को माफ़ कर दोगे, इसके आंसू पूछोगे, या इसकी हमेशा के लिए ज़िंदगी से दूर कर दोगे? मैं इसके आंसू पूछूंगा। अगर अल्लाह ना करे इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की जाए तो इसमें वो बेकसूर है। तुम इसके जिस्म को उजड़ा और नापाक तो नहीं समझोगे? नहीं। क्यों नहीं? मम, मुझे पता नहीं, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम इसके जिस्म को उजड़ा पुजड़ा क्यों नहीं समझोगे। इसलिए कि तुम इससे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करती है, और मोहब्बत दिल से की जाती है, और जब दिल सही सलामत हो तो फिर जिस्म में आने वाली तब्दीली का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी बातें पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम ठीक कहती हो। और रुहासा हो रहा था और असल बात जानना चाहता था। शानी जानती थी कि अब बात फैसलाकुन मरहले में पहुंच चुकी है। इसने गहरी सांस ली और राजू की तरफ देखे बगैर बोली, राजू, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें चाहते हुए कबूल करना पड़ता है, और इसे कबूल करने लेने में ही बेहतरी होती है, क्योंकि हर नापसंदीदा चीज़ के अंदर कोई ना कोई खुशी भी हमारे लिए छुपी होती है। जैसे कांटे के साथ फूल, मक्खी के डंक के साथ शहद और घुटन के साथ बारिश। यही कुदरत का निज़ाम है। आज मैं तुम्हें जो नापसंदीदा बात बता रही हूँ और जो तुम्हें सदमा भी पहुँचाएगी, वो ये है कि कुकी के साथ वाकई एक हादसा हो चुका है। मैंने शुरू में जो डाकू और ज़बरदस्ती वाली बात तुम्हें बताई वो दुरुस्त है। राजू का रंग हल्दी हो गया। इसने पूरी आंखें खोलकर शानी की आंखों में झांका और कराकर बोला, ये क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? क्या हुआ कुकी को? शानी ने सर झुका दिया। हाँ राजू, वो एक डाकू के हाथों लुटी है और बड़ी मजबूरी की हालत में है। इस पर जितना भी तरस खाया जाए कम है। राजू की आंखें दुखमेज हैरत से वाह हो गई, फिर इन आंखों में आंसू की चमक नमूदार हुई। वो कांपती आवाज़ में बोला, कब हुआ ऐसा? किसने किया? मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जो कुछ हुआ है इसे भूल जाना होगा और आगे की तरफ देखना होगा। इसकी आंखों से बाकायदा आंसू छलकने लगे। वो कराते हुए बोला, पहले मुझे ये बताओ कि वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ना इसके घर वालों में से कोई आया है। इसके बाद जो वजह तो तुम समझ रहे हो, शानी ने कहा। फिर ज़रा तवक्को से बोली, राजू, मैंने तुम्हें सिर्फ बात समझाने के लिए बात को दूसरे तरीके से किया है। कुकी के साथ किसी डाकू ने बदसलूकी नहीं की, लेकिन इसके साथ बदसलूकी हुई है। इसकी शादी हुई है और ये शादी ज़बरदस्ती की गई है। वो कुछ नहीं कर सकी, कोई भी कुछ नहीं कर सका, और तो मैं भी कुछ नहीं कर सकी। कुदरत को यही मंजूर था। मैं शादी रुकवाने के लिए जा रही थी और रुकवा भी सकती थी, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। पिछले हफ्ते मेरे सर पर पट्टी देखी थी तुमने, उसी हादसे की निशानी थी। राजू काँप रहा था। तो तुम सबने झूठ बोला कि कुकी की शादी रुक गई है और अब इसकी शादी मेरे साथ होने वाली है। हाँ राजू झूठ बोला था। शानी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन ये झूठ तुम्हारी बेहतरी के लिए था। तब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी, तुम्हें कुछ बताया जा सकता। अब अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसकी दो वजह हैं। एक ये कि अब तुम बहुत हद तक अपने हवास में हो, और दूसरी ये कि अब हालात में बेहतरी आ गई है। वो शादी जो बस नाम की शादी थी तकरीबन ख़त्म हो गई है। कुकी अपने घर वापस आ चुकी है। वो शख्स भी कुकी को आज़ाद करने पर रजामंद है। मैंने कुकी के घर वालों को राज़ी कर लिया है। शाहजहाँ साहब भी तकरीबन मान गया है। मैं कुकी को तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ और इस काम के लिए रास्ता तकरीबन हमवार है। राजू सन्नाटे की कैफियत में बैठा था, बिल्कुल साकित व जामिद। शानी का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसे कुछ मालूम नहीं था कि राजू का रद्दमल क्या होगा। वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। ये भी मुमकिन था कि वो एक बार फिर शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता। ये इम्कान भी था कि इसके सारे गम गुस्से का रुख कुकी की जानी मुड़ जाता, उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता और इस सारी सूरत हाल के इसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता। तीसरी सूरत यह भी हो सकती थी कि वो ठंडे दिल से सोचता और शानी की कही हुई इन बातों पर गौर करता। इसकी आंखों की किनारे सुर्ख हुए और वो अश्कबार हो गया। इससे पहले कि शानी कुछ कहती, वो करवट बदलकर लेट गया और चेहरा बाजू में छुपा लिया। राजू राजू, शानी ने 2 बार पुकारा, लेकिन इससे कोई जवाब नहीं दिया। तब शानी ने महसूस किया कि वो रो रहा है। इसके जिस्म में जुम्बश थी, वो सिसकें ले रहा था। राजू मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। शानी से पलटाने की कोशिश की। इसने अपने हाथ की तेज हरकत से शानी का हाथ झटक दिया। बाहर चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शानी बैठी रही। वो ऐसे मौके पर बाहर कैसे जा सकती थी? वो तो इसे नज़र हटाना भी नहीं चाहती थी। इससे पहले मायूसी के आलम में राजू जो कुछ कर चुका था वो बहुत ख़तरनाक था। वो राजू के बेड के करीब कुर्सी पर मौजूद रही। वो इसी तरह लेटा रहा और रोता रहा। शानी बहुत अच्छी तरह जानती थी, चौधरियों और चौधरीज़ादों में औरत के हवाले से एक ख़ास किस्म की सोच पाई जाती है। इनके अपने अंदर तो बेशक हज़ारों ऐब हो, लेकिन वो अपनी औरत को बेआब देखना और बेदाग देखना चाहते हैं। इनमें ऐसे शिद्दत पसंद भी होते हैं जो दागी औरत को जान से मार डालते हैं और इस हवाले से नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनी की बुनियाद रख देते हैं।
10-15 मिनट बाद राजू ने रुख बदलकर सीधा लेट गया। इसकी आंखें सुर्खुम तुवर्रम थी। वो सामने खिड़की की तरफ देख रहा था। चेहरे पर कोई तासुर नजर नहीं आता था। दुख, न सुकून, न नरमी, न सख्ती। वो साकित लेटा था। शानी धड़कते दिल से इसके रद्द-ए-अमल का इंतजार करती रही। आखिर इसने शानी की तरफ देखा और उन हालात के बारे में पूछा जिनमें कुकी की शादी हुई थी। शानी ने इस मौका पर कुछ भी छुपाना मुनासिब नहीं समझा। इसने राजू को सब कुछ तफसील से बता दिया। इसने सबसे पहले तो राजू पर इंकिशाफ किया कि कुकी की शादी के हवाले से एक अजीब इत्तेफाक हुआ है। जिस शख्स के साथ कुकी की शादी हुई वो राजू के लिए अजनबी नहीं। वो चौधरी अमानत का बेटा और राजू का चचाजाद चौधरी बशीर है। अब तक ये बात राजू से छुपाई गई थी। इस हकीकत से आगाह होने पर इससे सीधे झटका लगा। शानी से बताया कि इस रिश्ते में किस तरह की खानदानी रंजिश या रुकावट हरगिज़ दखल नहीं। ये सब कुछ इत्तफाक था। ये इत्तफाक जिस तरह पैदा हुआ था इसके बारे में ईशानी ने तफसील बताई। बाद शानी ने बताया कि मामला गड़बड़ होने के बाद किस तरह चौधरी बशीर आनन फानन कुकी उसके घर वालों को अपने घर उस्मान हाउस ले गया और किस तरह वहाँ जल्दी में कुकी का निकाह हुआ। ये सारी तफसील राजू के लिए बेहद तकलीफदेह थी, ताहम वो खामोशी से सुनता रहा। शानी ने कोशिश की कि वो जो कुछ राजू को बता रहे इसमें चौधरी हशाम और चौधरी बशीर में मुखमासमत का पहलू नुमाया ना हो। सारी बातें सुनने के बाद राजू एकदम गुमसुम हो गया। इसके तासुरात से इसके दिली जज्बात का अंदाज़ा लगाना दुश्वार था। यह खामोशी बड़ी बोझल थी। किसी वक्त तो शानी को लगता कि कहीं फिर कोई हंगामा वजूद में ना आ जाए। पिछली मरतबा राजू ने बोतल तोड़कर शीशा अपनी गर्दन पर चलाया था। अब भी वो कोई ऐसी हरकत कर सकता था, बल्कि इससे भी ज्यादा संगीन। आखिर तजर्जुब की वो कठिन घड़ियां गुजर गईं। राजू ने शानी की तरफ देखा और आंखों में आंसू की चमक लेकर बोला, मैं कुकी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो जैसी भी है मेरी है। इसकी आवाज़ हवा की लहरों में फैली और इसकी गूंज तादेर शानी के कानों में बरकरार रही। शानी ने बेइख्तियार इसका सर अपने कंधों से लगा लिया। वो चुपचाप कंधे से लगा रहा। शानी ने कहा, तुमने हाँ कह दी है, बस अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर लूँगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसने बड़ी मोहब्बत और बड़े यकीन से राजू की पूछ थपथपाई और जज्बाती अंदाज में बाहर निकल आई। शायद अभी राजू इससे कुछ मजीद सवालात पूछना चाहता था, लेकिन शानी की उजलत ने इसे मौका नहीं दिया। शानी अस्पताल से सीधी उस्मानिया हाउस पहुंची। प्लेटफॉर्म स्टीफन और उसकी खुशंदाम बीबी ग्रेस, चौधरी बशीर और एक मुलाजिम बागीचे में मौजूद थे। वो एक पौधे के पास सर जोड़े बैठे थे और बड़े इन्हिमाक से कुछ कर रहे थे। शानी को लगा जैसे वो कोई परिंदा, मुर्गी, बतख वगैरह ज़िबा कर रहे हों। वो इतने मसरूफ थे कि शानी के अमल से बिल्कुल बाखबर नहीं हुए। न जाने क्यों शानी को यह अंग्रेज़ जोड़ा और इसकी यह मसरूफियात पुरस्कार नजर आती थी। वो अंदरूनी बरामदे में पहुंची तो सबसे पहले से मुन्ना ही नजर आया। वो दौड़कर इसकी टांगों से लिपट गया। शानी ने इसे प्यार किया। वो पिछले 7-8 दिन में 3-4 बार यहाँ आ चुकी थी। बशीर से भी मुलाकात होती रहती थी। मुन्ने ने शादी की गोद में सवार होते ही पूछा, चाची तुम कब्रों समेत क्यों नहाती हो? मैं नहाती हूँ, तुम्हें किसने कहा? वो हैरान होकर बोली, मैंने खुद देखा है। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। तस्वीर देखी है? कहाँ? शानी मजीद हैरान हुई। आओ मैं दिखाऊं। मुन्ने ने शानी की उंगली थामी और उसे लेकर खरामा खरामा अपने अब्बू के कमरे में आ गया। चौधरी बशीर कमरे में नहीं था। मुन्ने अलमारी का एक पट खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी लॉक थी। वो बंदर किसी फूटी के साथ खिड़की की तरफ गया, उसकी चौखट पर पाँव धरकर अलमारी के ऊपर पहुंच गया। यहाँ से इसने चाबी हासिल कर ली। गालिबन ये डुप्लीकेट चाबी थी। इसने जहाजी साइज के अलमारी का एक पट खोला। अंदर चंद पोस्टर साइज की फोटोज को रोल करके रखा गया था। मुन्ने ने उनमें से एक बड़े रोल को खोला और अपनी आंखें झपक झपक कर शानी के सामने फैला दिया। शानी भी हैरत से पलके झपकने पर मजबूर हो गई। ये इसकी एक अनलार्ज की गई फोटोग्राफ था, लेकिन ये तस्वीर इसने नहीं खिंचवाई थी। वैसी तस्वीर खिंचवाई नहीं सकती थी। ये बड़ी बोल्ड बल्कि शर्मनाक तस्वीर थी। वो कपड़ों समेत स्विमिंग पूल से निकली थी और कपड़े भी प्याज के छिलके जैसे ये इसके जिस्म को छुपाने के बजाय दिखा रहे थे। ये बिल्कुल फिल्मी तस्वीर दिखाई देती थी। चंद सेकंड में शानी समझ गई इस तस्वीर के साथ क्या किया गया है। चौधरी बशीर को फोटोग्राफी का शौक ही नहीं, बल्कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए फोटोग्राफी में नित तजर्बे भी करता रहता था। इस तस्वीर पर भी तजर्बा किया गया था। ये लाहौर की कोठी में चौधरी बशीर के कमरे से खींची की आम सी तस्वीर थी। चौधरी ने अपने ज़हनी अय्याशी के लिए इसे कंप्यूटर की मदद से क्या से क्या बना दिया था। इसी दौरान में किसी करीबी राहदारी से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। चौधरी गालिबन अपने गैर मुल्की दोस्त स्टीफन के साथ बातें करते उसी तरफ आ रहा था। शानी ने जल्दी से तस्वीर को रोल करके इस पर रबर बैंड चढ़ाया और अलमारी में रखकर दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया। चाबी इसने अलमारी के ऊपर ही फेंक दी। वह मुश्किल 4-5 सेकंड गुजरे होंगे कि दरवाज़ा खुला और चौधरी बशीर अंदर आ गया। स्टीफन भी इसके साथ ही था। स्टीफन के हाथ में टिश्यू पेपर थे। वो इस पेपर में अपने हाथों को पूछता अंदर दाखिल हुआ। शानी को साफ अंदाजा हुआ कि स्टीफन के हाथ खून के धब्बे हैं। यकीनी बात थी कि वहाँ बागीचे में कोई परिंदा वगैरह ज़िबा हुआ है। शानी ने मुन्ने को देखकर कमरे में चौधरी स्टीफन दोनों ही ठटके। फिर बशीर ने खुद को तेजी से संभाला और बोला, शानी तुम यहाँ? मैं अभी अभी आई हूँ। मुन्ना मुझे ज़बरदस्ती यहाँ खींच लाया। वो मैं चाची को इनकी ये मुझे मेरी हेयर पिन ढूंढ कर दे रहा था। हालांकि मेरी हेयर पिन तो गुम नहीं हुई।
पता नहीं किसकी हेयरपिन देखी है इसने। शानी ने जल्दी से बात बदली। उसके साथ ही मुन्ने के बाजू पर हल्की सी चुटकी भी ली। वो कमसिन होने के बावजूद शानी का इशारा फौरन समझ आता था। स्टीफन ने सर झुकाकर शानी को सलाम किया। शानी ने भी खुश अखलाकी से जवाब दिया। स्टीफन ने खैरियाती तौर पर अपने हाथ में पकड़े हुए दागदार टिश्यू को शानी से छुपाने की कोशिश की। फिर बशीर और शानी को एक साथ एक्सक्यूज मी कहता हुआ वो बाहर निकल गया। चौधरी बशीर की मोटी खाल वाली पिशानी पर नागवारी की एक मोटी शिकन नमूदार हुई थी, लेकिन जल्दी ये शिकन दूर हो गई। इसने शानी को खुशदिली से वेलकम कहा और इसे सोफे पर बैठने को कहा। शानी बैठी तो मुन्ना भी इसके साथ बैठा। ओए मुन्ना, तुम छल्ला बनकर रह गए हो, 2 मिनट हमें अकेले भी बैठ लेने दो। चौधरी खिलाफे मामूल हल्के फुल्के लहजे में बोला। मुन्ने ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर जल्दी से बाहर चला गया। चौधरी ने सिगरेट सुलगाने के लिए अपना तलाई लाइटर वास्कट की जेब से निकाला और बोला, मैं परसों भी तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम आई नहीं। शानी ने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद कहा, बस एक हतमी फैसले पर पहुंच रही हूँ। तो फिर क्या फैसला हुआ? चौधरी के लहजे में शदीद इज़्तिराब पोशीदा था। कोई नया फैसला नहीं है, वो ये जिस पर पिछली मुलाकात में बात हुई थी, शानी ने हारे हुए लहजे में कहा। चौधरी के तनुमन चेहरे पर रोशनी बिखर गई। इसने सिगरेट के 2 गहरे कश लिए और मुतमईन नजर आने लगा। बोला, चलो हम एक बार फिर सारी तफसील दोहरा लेते हैं। इससे ये होगा कि सारे पॉइंट हमारे ज़हनों में महफूज रहेंगे। शानी खामोश रही। वो बात जारी रखते हुए बोला, तो हमारे दरमियान तय हुआ कि मैं कुकी को आज़ाद कर दूंगा। वो जब भी मुझसे तलाक लेना चाहे ले सकती है। शादी के मौका पर मेरी तरफ से जो भी चीज़ें इसके पास गई हैं वो चाहे तो अपने पास रख सकती है। हमारी इस अलहदगी की वजह से कुकी की फैमिली पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं आएगा। सैफ के भाई के इलाज, सैफ के मकान, इसके साले के लिए मैं जो कुछ कर चुका हूँ, इसके लिए किसी तरह का मुआवजा नहीं मांगूंगा और वो सब कुछ अब माजी का हिस्सा है। ठीक है? जवाब में शानी ने इस बात में सर हिला दिया। चौधरी बशीर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास सोच विचार के लिए और ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए पूरे 6 महीने हो गए। ताहम ये तुम्हारा वादा है कि इन 6 माह में कोई दूसरा शख्स, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी हवाले से तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। जो कुछ माजी में हुआ हो गया, लेकिन अब तुम हर पुराने नाते से अलहदा रहोगी। चौधरी एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, जैसे जानना चाहता हो कि शानी इस मौका पर तायदी अंदाज में सर हिलाती है, लेकिन फिर शायद इसे एहसास हुआ कि इस तरह बाकायदा अकरार करवाना ज्यादती है। वो बात जारी रखते हुए बोला, इन 6 महीनों में तुम्हें मुन्ने से मिलने की आज़ादी होगी। अगर तुम चाहो तो महीने में 2-3 दिन के लिए इसे अपने पास भी रख सकोगी। तुम फ़ोन पर भी इससे बात कर सकोगी। मज़ीद 10-15 मिनट तक शानी और बशीर में इस हवाले से बात हुई। फिर शानी जाने के लिए उठ गई। वहाँ से शानी सीधी हयात कॉलोनी में सैफुल्ला के घर पहुँची। काफ़ी दिनों बाद आज इसके दिल में एक तरह की खुशी और इत्मीनान का एहसास था। इसने कुकी और राजू के हवाले से काफ़ी मामला दुरुस्त कर लिए थे और राजू को भी ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। और दूसरी तरफ चौधरी बशीर से भी कुकी की आज़ादी के लिए बात हो चुकी थी। वो घर में दाखिल हुई तो सेन में सैफुल्ला की मोटरसाइकिल नज़र नहीं आई। इसका मतलब था वो कहीं गया हुआ है, शायद अपने साले के पास अस्पताल गया हुआ था। जो ही शानी ने सेन में कदम रखा, सुंबल, कौसर, कुकी सब के सब इसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। इन नज़रों में उम्मीद के साथ साथ अनगिनत अंदेशे भी थे और खामोश दुआएं थीं। शानी ने सबको देखकर मुस्कुराई। इन सब के चेहरों पर हल्की हल्की रोशनी फैल गई, जैसे सूरज की ताबानी से सितारे चमक उठते हैं। सबसे पहले कुकी की वालिदा ने जुबान खोली। वो शानी के करीब आते हुए बोली, लगता है मेरी बच्ची खैर की खबर ही लाई है। शानी ने इनके दोनों हाथ थामते हुए कहा, खैर की खबर है खाला। कुकी और सुंबल की वालिदा ने शानी को गले से लगा लिया, उसका सर चूमने लगी और फिर गुलोगीर आवाज़ में बोली, हम तरस गए हैं किसी अच्छी खबर को बेटी, बिल्कुल तरस गए हैं। सुंबल और सुरैया की आंखें भी डबडुबा हुई थी। कुकी साकित तो जामिद खड़ी थी, जैसे सख्ते की कैफियत में हो। शानी ने आगे बढ़कर इसका नरम नाजुक गाल छुआ और सुंबल की तरफ मुतवज्जो होकर बोली, मेरी चौधरी बशीर से बात हो गई है, वो कुकी से अलहदा होने को तैयार है। इसके अलावा राजू से भी बात हुई है, मैंने इसे सब कुछ बता दिया है और इसने सब कुछ सुन लिया है। अब सब कुछ ठीक है। कुकी की वालिदा की आंखों में बेख्तियार आंसू गिरने लगे। उन्होंने शानी को फिर से गले लगा लिया। शानी इन सब में घिरकर बैठ गई और इन्हें सब कुछ तफसील से बताने लगी। करीबन 1 घंटे बाद घर में मुसर्रत का सा समा था। कुकी तो अंदर कमरे में जा चुकी थी, लेकिन बाकी सब औरतों ने इसे घेरा हुआ था। पड़ोस से 2 खवातीन भी आ गई। उन सब के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। किसने चुपके से एक लड़के को पैसे दिए और वो करीबी दुकान से मिठाई ले आया। मिठाई आई तो कोता का डोला भी साथ ही आया। इसने आंखों ही आंखों में शानी से पूछा कि क्या हुआ। शानी ने आंखों ही आंखों में बता दिया कि सब अच्छा है। इसका चेहरा अंदरूनी खुशी से तमतमा गया। सुंबल और कुकी की वालिदा ने कहा, डोले वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर जाओ, तुमसे क्या पर्दा है। वह छोटे छोटे पाँव से छोटे छोटे कदम उठाता अंदर आ गया। कुकी की वालिदा ने अपनी बड़ी बेटी सुंबल से कहा, नहीं सुंबल, डोले का भी मुंह मीठा करा। चुनचुल सुंबल ने डब्बे से बर्फी की एक बड़ी डली निकाली और डोले को थमाने के बजाय कहा, डोले मुंह खोलो, शाबाश मुंह खोलो। डोला पहले तो शर्माता रहा, फिर इसे अपना मुख्तसर सा मुंह खोला। सुंबल ने पूरी डली इसके मुंह में ठोस दी। डोले का चेहरा गुलनार हो गया। इसने बड़ी मुश्किल से मुंह चलाकर बर्फी को निकला। सुंबल ने लहकर कहा, बस एक और।
एक और डली इसने डोले के मुंह में जबरदस्ती ठोंसी। डोले की निगाहें कह रही थी, ये तो बर्फी है, अगर तुम अपने हाथ से जहर भी खिलाओगी तो मैं आंखें बंद करके खा लूंगा। सुंबल ने मिठाई का डब्बा डोले के हाथ में थमाते हुए कहा, अब तुम अपने हाथ से मुझे खिलाओ डोला भाई। डोले का चेहरा एकदम बुझ सा गया। डोला भाई का लफ्ज जैसे सीधा इसके दिल पर लगा था। शानी बखूबी जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ है। जब शानी तो वह शाम की हवेली में कैद थी, डोले ने सुंबल के बारे में अपने सारे एहसासात बताए थे। दर हकीकत ये सुंबल की बेलोस मोहब्बत ही थी जिसकी खातिर डोला राजू को ढूंढता मुल्तान से लाहौर और फिर मियानागांव पहुंचा था। सुंबल के साथ कोदा का डोले का ताल्लुक बहुत अनोखापन लिए हुए था। वो ये अनोखापन जो प्यार का लाजमी जूस है। ये प्यार का अनोखापन नहीं तो क्या है कि प्यार अक्सर वही होता है जहाँ नहीं होना चाहिए, वैसे होता नहीं जैसे नहीं होना चाहिए, और जब होता है तब नहीं होना चाहिए। ये अपनी राहें खुद मुंतखब करता है और इन राहों पर अपनी मनचाही रफ्तार से आगे चलता है। सुंबल ने डोले को डोला भाई कहा तो इसका चेहरा मिट्टी के टूटे हुए प्याले जैसा हो गया। वो किसी अंदाज में हंसा और एक गुलाब जामुन सुंबल के मुंह की तरफ बढ़ाया। इसका छोटा सा हाथ लर्ज रहा था। सुंबल ने गुलाब जामुन होंठों में दबा लिया। फिर मिठाई खिलाने और खाने का हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे का फायदा उठाकर डोला खामोशी से बाहर निकल गया। सुंबल कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खुलवाकर कुकी के पास चली गई। फिर अंदाजा हुआ कि वो बंद दरवाजे के हक में छोटे बहन को जबरदस्ती मिठाई खिला रही है। घर में अजीब सा माहौल था। इस माहौल में खुशी और आंसू बाहर मिले हुए थे। एक मुसर्रत सामने आ रही थी, लेकिन एक नहायत शदीद सदमा झेलने के बाद कुकी की वालिदा ने शानी की तरफ जाकर पूछा, बेटी अब राजू का क्या हाल है? मेरा मतलब है वो ठीक हो जाएगा ना? शानी ने धीरे से कहा, खाला वो ठीक है, बल्कि पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल ठीक है। इसे तो हमने जानबूझकर अस्पताल में दाखिल कराया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि वो वक्त से पहले बाहर आए और इसे बाहर के हालात का इल्म हो। वो कल सुबह अस्पताल से फारिग हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो आज जाकर इसकी इयादत कर सकती हैं। मैं ज़रूर जाऊँगी बेटी, बल्कि हम सब जाएंगे, उन्होंने कहा। फिर कुछ कहते कहते खामोश हो गई। शानी के बोलने की मुंतज़िर रही और चंद सेकंड के बाद दोबारा गोया हुई, शानी बेटी मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है, कि राजू सब कुछ जानने के बाद भी कुकी को अपनाने के लिए। हाँ खाला हाँ, मैंने पूरा यकीन करने के बाद ही आपसे बात की है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। खाला ने सिसकते हुए कहा, पहले ही बहुत दुख देख लिया है, अब कोई झटका बर्दाश्त नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा खाला। शानी का सर चूमा। वो बोले, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चौधरी बशीर इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ देगा। मुझे तो अभी डर लग रहा है, किस बात का? कहीं वो नाराज़ ना हो जाए और हम पर किसी तरह की सख्ती करे। मैंने आपसे कह दिया है कि अब कुछ नहीं होगा, और फ़र्ज़ करे कुछ हो तो मैं हूँ ना फेस करने के लिए। खाला डूबे तशक्कुर अमेज़ नज़रों से इसको देखती रही। इनकी आंखों में अब भी हैरत थी। ये हैरत बजाते हुए जानती थी कि खुशरंग चिड़िया जैसी कुकी को उकाब सिर्फ बशीर की तूफ़ानी गिरफ्त से निकालने के लिए पसे पर्दा क्या कुर्बानी दी गई है। शानी ने अहले खाना से कल दोबारा आने का वादा किया और राजू से मिलने अस्पताल रवाना हो गई। इसे उम्मीद थी कि तौह शाम भी वही होगा। उसे सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहती थी। न जाने क्यों इसका दिल गवाही देने लगा था कि सारा मामला अब खुश उसलूबी से तय होने वाला है। इस हवाले से बहुत से दुख झेले जा चुके थे, बहुत सी सज़ा मिल चुकी थी और बहुत सी तलाफ़ी की जा चुकी थी। और जब दुख झेल कर कफ़ारा अदा कर दिया जाता है तो फिर अक्सर बिगड़े हुए मामले सुधर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं शानी की कहानी किस्त नंबर 78। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। शानी बिस्तर पर खामोश लेटी थी। ये होटल का कमरा था। इसका दिल उदासी और गम से भरा हुआ था। कुछ भी तो ठीक नहीं था। सब इंस्पेक्टर अख्तर ने जो कुछ बताया वो बहुत तशवीशनाक था। इसने हाजी हयात का पैगाम देते हुए शानी को इत्तला पहुंचाई थी कि पुलिस रुस्तम और उसके साथियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला कर चुकी है। हवाला हुकाम डाकू की इस टोले को मजीद मोहलत देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। अखबारों में जो खबरें आ रही थीं वो भी इसी की नौयत की थीं। दूसरी तरफ राजू और कुकी वाला मामला भी बदस्तूर शदीद उलझन का शिकार था। 3-4 दिन पहले बहुत बड़ा हंगामा होते होते रह गया था। ये खबर मिलने के बाद के चौधरी बशीर ने कमसिन कुकी से शादी रचा ली है। तब वह शाम और उसके साथी गुस्से से बेकाबू हो गए थे। वो बेहद इश्तियाल के आलम में होटल से निकले थे और उस्मानिया हाउस का रुख किया था। खुशकिस्मती से अस्पताल में शानी से इनका टाकरा हो गया था। शानी ने बताया कि कुकी के हवाले से राजू की पोजीशन कितनी ख़तरनाक है। वो बस उम्मीद के सहारे जिंदा है। अगर इसे पता चल गया कि खूनी हो गई है और कुकी ब्याही जा चुकी है तो अपनी जान लेने में ताख़ीर नहीं करेगा। इस मौका पर बाबरे ने भी शानी का साथ दिया और तब वह शाम को इसके गुस्सीले इरादों से बाज रखने में शानी की मदद की थी। सूरत हाल में शदीद तनाव मौजूद था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। कुकी चौधरी बशीर के उस्मानिया हाउस में 2 दिन रहने के बाद अपने घर हयात कॉलोनी वापस आ चुकी थी और अभी दोबारा चौधरी के पास नहीं गई थी।
कुकी के अहले खाना की कैद भी शादी के बाद ख़त्म हो गई थी और वो अपने घर में थे। इनके साथ जो कुछ हुआ था वो बेहद तौहीन आमेज़ था। वो चौधरी के लिए अपने गमो गुस्सा को बमुश्किल दबाकर बैठे हुए थे। फ़ोन की घंटी बजी। शानी ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ शोर सा सुनाई दिया और सिलसिला मुनक़ते हो गया। न जाने क्यों शानी की धड़कन ज़ेरो ज़बर हो गई। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा था। जब कोई दस्तक होती थी या आहट सुनाई देती थी या फ़ोन की घंटी बजती थी, शानी के दिल में बेवजह और बेसबब एक इज़्तिराब सा पैदा होता था। न जाने कहाँ दिल की अथाह गहराइयों से एक आवाज़ उठती थी। बेनाम आस का एक सितारा सा चमककर ओझल हो जाता था। अब भी खामोश फ़ोन सुनकर वो एकदम डिस्टर्ब सी हो गई थी। चंद सेकंड बाद फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। इसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ आरिफ कम्बो था। तुमने पहले जवाब नहीं दिया, आरिफ ने कहा। आवाज़ नहीं आई थी। शानी ने कहा, क्या बात है? राजू तुम्हें बुला रहा है शानी बहन। सुबह से करीबन 10 दफ़ा कह चुका है मुझे। ठीक है, मैं बस 1 घंटे में पहुंचती हूँ। करीबन 1 घंटे बाद शानी निश्तर अस्पताल में राजू के पास इसके कमरे में मौजूद थी। राजू आज बहुत नाराज़ और चुपचाप सा नजर आ रहा था। इसकी आंखें चुगली खा रही थी कि वो रात को जागता और रोता रहा है। क्या हाल है राजू? शानी स्कूल जो बालों में उंगलियां चलाई। मेरे हाल को छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि मेरे साथ क्या कर रही हो तुम? वो बेहद बेजारी से बोला। कोई मुझे ठीक से बताता नहीं। 3 दिन से अब्बा भी नहीं मिलने आया। अब कोई नई बात हुई है? वही पुरानी बात है। तुम हर रोज़ मुझे तसल्ली देती हो कि कुकी मेरा हाल पूछने आएगी। हर रोज़ मैं सुबह से शाम तक दरवाजे की तरफ देखता रहता हूँ। कुकी तो एक तरफ, इसके घर वालों में से भी कोई भी किसी ने सूरत नहीं दिखाई। दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि सब ठीक है, अब कोई मसला नहीं। वो गुस्से से कांप रहा था। राजू के तेवर देखकर शानी ने गहरी सांस ली और उठकर कमरे का दरवाज़ा भीड़ दिया। दोबारा राजू के सामने बैठते इसने इसका कमज़ोर हाथ थामा और बोली, राजू, मैंने शुरू में तुमसे कहा था ये खाना चाहता है कि हौसला छोटा नहीं करना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, ऊंच नीच भी होगी, लेकिन हमारा इरादा मजबूत होगा तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। कहा था ना मैंने। राजू के बिगड़े हुए तेवर कदरे बेहतर हो गए। शानी इसे बड़े नर्म और मेहरबान लफ्ज़ों में समझाने लगी। अपनी दानिशमंदी से इसके दिल के ज़ख्मों पर हमदर्दी का मरहम रखने लगी। वो शानी की बातों में बहता चला गया और कदरे पुरस्कून हो गया। शानी ने से बताया कि जहाँ कुकी की शादी होने लगी थी वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब राजू की तरफ बात चल रही है। कुकी के घर वालों में से ज़्यादातर राज़ी हैं, सिर्फ 1-2 बंदे एतराज़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनका एतराज़ भी जल्द दूर हो जाएगा। मुझे पता है कौन एतराज़ कर रहा होगा। चाचा सैफ होगा। इससे मुझ पर बड़ा गुस्सा है, रब्बे पर भी। अगर तुम कहती हो तो मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। वो रुक रुक कर बोला। शानी हैरत इसका चेहरा तकने लगी। सच कहते हैं, मोहब्बत लोगों को और इनके दिलों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। ये नोखेज़ लड़का किस कदर बदल गया था। मियाना की हवेली में एक बिगड़ा तिगड़ा चौधरी ज़्यादा था। बात में करता था, गाली पहले देता था। जर्क पर कपड़े पहनकर राजा इंद्र की तरह हवेली की चारदीवारी में दंदनाता था। लेकिन आज हालात की भट्टी में तपकर इसका मैल कुचैल साफ हो गया था। ये कुकी के गरीब बाप से माफ़ी मांगने की बात कर रहा था। नहीं राजू, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा है ना कि चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इसकी आंखों में आस के बुझे हुए दिए फिर जलने लगे। वो ज़रा ऊपर को खिसका और तकिए से टेक लगाकर नींदरास हो गया। इसका हाथ शानी के हाथों में रहा और वो इसे तसल्लियाँ देती रही। राजू ने खोए खोए से लहजे में कहा, पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि कुकी से मेरा ब्याह हो जाए, तो इसे लेकर कहीं दूर निकल जाऊँ, किसी दूसरी जगह जहाँ ना कोई रिश्तेदार हो और ना कोई सज्जन ना कोई दुश्मन। लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, क्या करोगे? इसे खिलाओगे कहाँ से? मैं कुकी लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम देखना। मैं करने पर आ गया तो पैसे के ढेर लगा दूंगा। इसकी आंखों में ख्वाब थे। शानी ने इसे बोलने दिया। वो बोलता चला गया। मेरी तरफ से और अब्बे की तरफ से कुकी के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं इसकी सारी कसर पूरी कर दूंगा। इतना खुश रखूंगा इसे, इतना खुश रखूंगा कि वो हैरान हो जाएगी। शायद तुम्हें पता ना हो, सरगोदा शहर से थोड़ी दूर जो हमारी 15 एकड़ नहरी ज़मीन है, इसमें अमरूद और माल्टे का एक बड़ा बाग भी है। इस बाग में मेरे दादा के ज़माने में एक छोटी सी हवेली है। मैं इस हवेली को ठीक ठाक कराऊंगा। मैं और कुकी वहाँ जाकर रहेंगे। बस हम होंगे, ये 1-2 नौकरानियाँ होंगी और कोई नहीं होगा। शानी इसकी रूमानी बातों में दिलचस्पी लेते हुए बोली, इतनी दूर चले जाओगे, न कोई होगा बंदा और न बंदे की साथ, परेशान हो जाओगे। इसने अपने उलझे बालों में उंगलियां फेरी और अस्पताल की सफेद छत को घूरते हुए बोला, पता नहीं क्यों मेरा दिल यही चाहता है कि कुकी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो और मैं सिर्फ और सिर्फ कुकी के लिए। कुकी पर किसी की मैली नज़र न पड़े और तो इसे हवा भी छूकर न गुजरे। पता नहीं मैं क्यों ऐसा हो गया हूँ। मेरा दिल चाहता है इसे हर एक से छुपा लूँ। इसने चंद लम्हे तोकू किया और तब शानी की तरफ रुख फेरा, लेकिन इसे नजरें मिलाए बगैर बोला, क्या वो भी मेरे बारे में इसी तरह सोचती है? वो तुमसे भी ज़्यादा सोचती है। कोई इसके सामने तुम्हारा नाम लेता है तो इसकी आंखों में इतनी प्यारी चमक आती है कि तुम्हें क्या बताऊं। राजू कहीं खोसा गया, जैसे तसव्वुर की निगाह से अपनी कुकी की आंखों में उभरने वाली चमक देख रहा हो। शानी किसी दूसरी सोच में खो गई। ये एक तकलीफदेह सोच थी। राजू के जज्बात कुकी के बारे में वही थे जो एक नोखेज आशिक के हो सकते हैं।
वो इसे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ख़ास देखना चाहता था। इसके लिए ये तसव्वुर करना भी मुहाल था कि कोई दूसरा मर्द इसे हाथ लगाए और इससे जिस्मानी कुर्बत कायम करे। चंद दिन पहले इसने कुकी को किसी दूसरे का होते देखा तो जहरीली गोलियां फाँक ली थी, जिंदगी से मुंह मोड़ने की संजीदा कोशिश की थी, लेकिन वह फिर भी वही था जो कुदरत को मंजूर था। कुकी एक अनचाही शादी के नाम पर बिस्तरे हवस की जीनत बनी थी और कुचली मसली गई थी। अब वो कली से फूल बन चुकी थी और ये ऐसा फूल था जिसके हर पत्ती पर किसी दूसरे मर्द की मौजूदगी के अनमिट निशान थे। सवाल ये कि क्या राजू को ये सूरत कबूल होगी? क्या वो अलर्ट दोशीज़ा की जगह एक कुचली मसली कोकब को कबूल करेगा? अगर इंसाफ की निगाह से देखा जाता तो फिर भी राजू कोई कौन सा कंवारा था। कुकी से जुदा होने के बाद अपने जाहिल बाप के बहकावे में आया और इसने खुद को ऐशो इशरत में गुम कर दिया। कई माह तक मियाना में तौह शाम की हवेली ने निशात गाह का रूप इख्तियार किए रखा था। हवेली की जवान नौकरानियों ने अहद कदीम की कुनीसों का रूप धार लिया था और मियाना के नूमर वली अहद को ऐशो तुर्ब के नए जहानों की सैर कराती रही थी। इस एतबार से कुकी के साथ जो कुछ हुआ वो ज़्यादा नहीं था। वो तो सिर्फ एक मर्द से आशना हुई थी और वो भी सख्त मजबूरी और गुरेज की हालत में। लेकिन कुछ भी था, शानी जानती थी कि मर्दों की दुनिया है। यहाँ का मुआशरा मर्दों के लिए लताद रायतें फ्राहम करता है और औरत के लिए एकदम सख्त और बेलचक हो जाता है। जो कुछ भी हुआ था, अब राजू के लिए ज़रूरी था कि वो अपने लिए एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करे, एक ऐसा रास्ता जो इसके और कोकब की ज़िंदगी और मोहब्बत का रास्ता हो। शानी राजू से बात करने के लिए कई दिनों से पर तोल रही थी। अब इस बात को मजीद इल्तवा में नहीं डाला जा सकता था। शानी ने हौसला जमा किया और राजू से कहा, राजू मैं तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे? हाँ पूछो, वो अपने मखसूस देहाती अंदाज में बोला। तुम कुकी से बहुत प्यार करते हो, कुकी भी तुमको बहुत चाहती है, तुम एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो कि नहीं? राजू ने इस बात में सर हिलाया। शानी बात जारी रखते हुए बोली, माजी में जो कुछ हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब तुम सोच भी नहीं सकते कि कुकी के अलावा कोई और लड़की तुम्हारे करीब आए। इस तरह कुकी भी नहीं चाहेगी कि तुम्हारे अलावा किसी का साया इस पर पड़े। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती है और दिन रात तुम्हारे बनने की ख्वाब देख रही है। अगर ऐसा ना होता तो वो बिस्तर पर क्यों लगती और डोला कई महीनों तक तुम्हें दरबदर क्यों ढूंढता फिरता? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही है, पर असल बात क्या है? राजू की आंखों में हल्का सा अंदेशा जाग गया। शानी बोले, राजू तुम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करो, खुदा न खास्ता चाची सैफ के घर में कोई डाकू घुस जाता है, वो कुकी को उठा कर ले जाता है, खुदा न खास्ता उसको बेबस करके इसकी इज्जत से खेल जाता है। कुकी पूरी कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में क्या होगा? राजू ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। तुम बताओ ना क्या होगा? कुकी के साथ जो कुछ होता है इसमें कुकी का तो कोई कसूर नहीं। वो तो कमज़ोर और बेबस है, इसके घरवाले से बचा नहीं सके। इसने डाकू से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की और फिर मजबूर हो गई। वो जिस तरह लूटे जाने से पहले तुमको चाहती थी, इसके बाद भी चाहती है। अब बताओ तुम क्या करोगे? वो खाली नज़रों से शानी को देखता रहा। वो बात समझ रहा था लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा था। शानी ने कहा, अगर खुदा न खास्ता किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो उसे प्यार करने वाले के पास दो रास्ते होंगे। एक तो ये कि वो इसे नापाक और झूठा समझ के छोड़ दे और इसकी बेबसी के लिए इसे ज़िंदगी भर की सज़ा दे। दूसरा ये कि वो लड़की को बेकसूर और मजबूर समझे और उससे उसी तरह प्यार करता रहे जिस तरह पहले प्यार करता था। ये ख्याल भी दिल में ना लाए कि वो बदल गई है, ये इसमें कुछ बदल गया है। तुम बताओ कि अब इनमें से कौन सा रास्ता इंसाफ का और बेहतर है? राजू ने परेशान होकर कहा, लेकिन तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या कुकी के साथ मेरा मतलब है? कुकी के साथ कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, लेकिन पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। हमने कुछ देर के लिए फ़र्ज़ किया है कि एक डाकू ने कुकी के घर वालों को कुकी को बेबस करके इसके साथ बुरा सलूक किया है। इस बुरे सलूक के साथ तुम कुकी को माफ़ कर दोगे, इसके आंसू पूछोगे या इसकी हमेशा के लिए ज़िंदगी से दूर कर दोगे? मैं इसके आंसू पूछूंगा। अगर अल्लाह ना करे इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की जाए तो इसमें वो बेकसूर है। तुम इसके जिस्म को उजड़ा और नापाक तो नहीं समझोगे? नहीं। क्यों नहीं? मुझे पता नहीं, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम इसके जिस्म को उजड़ा पुजड़ा क्यों नहीं समझोगे। इसलिए कि तुम इससे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करती है, और मोहब्बत दिल से की जाती है, और जब दिल सही सलामत हो तो फिर जिस्म में आने वाली तब्दीली का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी बातें पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम ठीक कहती हो। वो रुहासा हो रहा था और असल बात जानना चाहता था। शानी जानती थी कि अब बात फैसला कुन मरहले में पहुंच चुकी है। इसने गहरी सांस ली और राजू की तरफ देखे बगैर बोली, राजू, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें चाहते हुए कबूल करना पड़ता है, और इसे कबूल करने लेने में ही बेहतरी होती है, क्योंकि हर नापसंदीदा चीज़ के अंदर कोई ना कोई खुशी भी हमारे लिए छुपी होती है। जैसे कांटे के साथ फूल, मक्खी के डंक के साथ शहद और घुटन के साथ बारिश। यही कुदरत का निज़ाम है। आज मैं तुम्हें जो नापसंदीदा बात बता रही हूँ और जो तुम्हें सदमा भी पहुँचाएगी, वो ये है कि कुकी के साथ
वाकई एक हादसा हो चुका है। मैंने शुरू में जो डाकू और ज़बरदस्ती वाली बातों में बताई वो दुरुस्त है। राजू का रंग हल्दी हो गया। इसने पूरी आंखें खोलकर शानी की आंखों में झांका और कराकर बोला, ये क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? क्या हुआ कुकी को? शानी ने सर झुका दिया। हाँ राजू, वो एक डाकू के हाथों लुटी है और बड़ी मजबूरी की हालत में है। इस पर जितना भी तरस खाया जाए कम है। राजू की आंखें दुख में हैरत से वाह हो गई। फिर इन आंखों में आंसुओं की चमक नमूदार हुई। वो कांपती आवाज़ में बोला, कब हुआ ऐसा? किसने किया? मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जो कुछ हुआ है इसे भूल जाना होगा और आगे की तरफ देखना होगा। इसकी आंखों से बाकायदा आंसू छलकने लगे। वो कराते हुए बोला, पहले मुझे ये बताओ कि वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ना इसके घर वालों में से कोई आया है। इसके बाद जो वजह तो तुम समझ रहे हो, शानी ने कहा। फिर ज़रा तवक्को से बोली, राजू मैंने तुम्हें सिर्फ बात समझाने के लिए बात को दूसरे तरीके से किया है। कुकी के साथ किसी डाकू ने बदसलूकी नहीं की, लेकिन इसके साथ बदसलूकी हुई है। इसकी शादी हुई है और ये शादी ज़बरदस्ती की गई है। वो कुछ नहीं कर सकी, कोई भी कुछ नहीं कर सका, और तो मैं भी कुछ नहीं कर सकी। कुदरत को यही मंजूर था। मैं शादी रुकवाने के लिए जा रही थी और रुकवा भी सकती थी, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। पिछले हफ्ते मेरे सर पर पट्टी देखी थी तुमने, उसी हादसे की निशानी थी। राजू काँप रहा था। तो तुम सबने झूठ बोला कि कुकी की शादी रुक गई है और अब इसकी शादी मेरे साथ होने वाली है। हाँ राजू झूठ बोला था, शानी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन ये झूठ तुम्हारी बेहतरी के लिए था। तब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी तुम्हें कुछ बताया जा सकता। अब अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ इसकी दो वजह है। एक ये कि अब तुम बहुत हद तक अपने हवास में हो, और दूसरी ये कि अब हालात में बेहतरी आ गई है। वो शादी जो बस नाम की शादी थी तकरीबन ख़त्म हो गई है। कुकी अपने घर वापस आ चुकी है। वो शख्स भी कुकी को आज़ाद करने पर रजामंद है। मैंने कुकी के घर वालों को राज़ी कर लिया है। चाचा साहब भी तकरीबन मान गया है। मैं कुकी को तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ और इस काम के लिए रास्ता तकरीबन हमवार है। राजू सन्नाटे की कैफियत में बैठा था, बिल्कुल साकित व जामिद। शानी का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसे कुछ मालूम नहीं था कि राजू का रद्दअमल क्या होगा। वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। ये भी मुमकिन था कि वो एक बार फिर शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता। ये इम्कान भी था कि इसके सारे गम गुस्से का रुख कुकी की जानिब मुड़ जाता, उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता और इस सारी सूरत हाल के इसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता। तीसरी सूरत यह भी हो सकती थी कि वो ठंडे दिल से सोचता और शानी की कही हुई इन बातों पर गौर करता। इसकी आंखों की किनारे सुर्ख हुए और वो अश्कबार हो गया। इससे पहले कि शानी कुछ कहती, वो करवट बदलकर लेट गया और चेहरा बाजू में छुपा लिया। राजू राजू, शानी ने दो बार पुकारा, लेकिन इससे कोई जवाब नहीं दिया। तब शानी ने महसूस किया कि वो रो रहा है। इसके जिस्म में जुम्बश थी, वो सिसके ले रहा था। राजू मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। शानी से पलटाने की कोशिश की। इसने अपने हाथ की तेज हरकत से शानी का हाथ झटक दिया। बाहर चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शानी बैठी रही। वो ऐसे मौके पर बाहर कैसे जा सकती थी? वो जिसे नज़र हटाना भी नहीं चाहती थी। इससे पहले मायूसी के आलम में राजू जो कुछ कर चुका था वो बहुत खतरनाक था। वो राजू के बेड के करीब कुर्सी पर मौजूद रही। वो इसी तरह लेटा रहा और रोता रहा। शानी बहुत अच्छी तरह जानती थी, चौधरियों और चौधरीज़ादों में औरत के हवाले से एक ख़ास किस्म की सोच पाई जाती है। इनके अपने अंदर तो बेशक हज़ारों ऐब हो, लेकिन वो अपनी औरत को बेआब देखना और बेदाग देखना चाहते हैं। इनमें ऐसे शिद्दत पसंद भी होते हैं जो दागी औरत को जान से मार डालते हैं और इस हवाले से नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनी की बुनियाद रख देते हैं। 10-15 मिनट बाद राजू ने रुख बदलकर सीधा लेट गया। इसकी आंखें सुर्खुम तुवर्रम थी। वो सामने खिड़की की तरफ देख रहा था। चेहरे पर कोई तासुर नजर नहीं आता था। दुख, न सुकून, न नरमी, न सख्ती। वो साकित लेटा था। शानी धड़कते दिल से इसके रद्दअमल का इंतजार करती रही। आखिर इसने शानी की तरफ देखा और उन हालात के बारे में पूछा जिनमें कुकी की शादी हुई थी। शानी ने इस मौका पर कुछ भी छुपाना मुनासिब नहीं समझा। इसने राजू को सब कुछ तफसील से बता दिया। इसने सबसे पहले तो राजू पर इंकशाफ किया कि कुकी की शादी के हवाले से एक अजीब इत्तेफाक हुआ है। जिस शख्स के साथ कुकी की शादी हुई वो राजू के लिए अजनबी नहीं, वो चौधरी अमानत का बेटा और राजू का चचाजाद चौधरी बशीर है। अब तक ये बात राजू से छुपाई गई थी। इस हकीकत से आगाह होने पर इससे सीधे झटका लगा। शानी से बताया कि इस रिश्ते में किस तरह की ख़ानदानी रंजिश या रुकावट हरगिज़ दखल नहीं। ये सब कुछ इत्तफाक था। ये इत्तफाक जिस तरह पैदा हुआ था इसके बारे में ईशानी ने तफसील बताई। बाद शानी ने बताया कि मामला गड़बड़ होने के बाद किस तरह चौधरी बशीर अनन फानन कुकी उसके घर वालों को अपने घर उस्मान हाउस ले गया और किस तरह वहाँ जल्दी में कुकी का निकाह हुआ। ये सारी तफसील राजू के लिए बेहद तकलीफदेह थी, ताहम वो खामोशी से सुनता रहा। शानी ने कोशिश की कि वो जो कुछ राजू को बता रहे इसमें चौधरी हशाम और चौधरी बशीर में मुखमासमत का पहलू नुमाया ना हो। सारी बातें सुनने के बाद राजू एकदम गुमसुम हो गया। इसके तासुरात से इसके दिली जज्बात का अंदाज़ा लगाना दुश्वार था। यह खामोशी बड़ी बोझल थी। किसी वक्त तो शानी को लगता कि कहीं फिर कोई हंगामा वजूद में ना आ जाए। पिछली मरतबा राजू ने बोतल तोड़कर शीशा अपनी गर्दन पर चलाया था। अब भी वो ऐसी हरकत कर सकता था, बल्कि इससे भी ज़्यादा संगीन।
आखिर तजर्जुब की वो कठिन घड़ियाँ गुजर गईं। राजू ने शानी की तरफ देखा और आंखों में आंसू की चमक लेकर बोला, मैं कुकी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो जैसी भी है मेरी है। इसकी आवाज़ हवा की लहरों में फैली और इसकी गूंज तादेर शानी के कानों में बरकरार रही। शानी ने बेइख्तियार इसका सर अपने कंधों से लगा लिया। वो चुपचाप कंधे से लगा रहा। शानी ने कहा, तुमने हाँ कह दी है, बस अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर लूँगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसने बड़ी मोहब्बत और बड़े यकीन से राजू की पूछ थपथपाई और जज्बाती अंदाज में बाहर निकल आई। शायद अभी राजू इससे कुछ मज़ीद सवालात पूछना चाहता था, लेकिन शानी की उजलत ने इसे मौका नहीं दिया। शानी अस्पताल से सीधी उस्मानिया हाउस पहुंची। प्लेटफॉर्म स्टीफन और उसकी खुशंदाम बीवी ग्रेस, चौधरी बशीर और एक मुलाजिम बागीचे में मौजूद थे। वो एक पौधे के पास सर जोड़े बैठे थे और बड़े इन्हमाक से कुछ कर रहे थे। शानी को लगा जैसे वो कोई परिंदा, मुर्गी, बतख वगैरह ज़िबा कर रहे हों। वो इतने मसरूफ थे कि शानी की अमल से बिल्कुल बाखबर नहीं हुए। न जाने क्यों शानी को यह अंग्रेज़ जोड़ा और इसकी यह मसरूफियात पुरस्कार नजर आती थी। वो अंदरूनी बरामदे में पहुंची तो सबसे पहले से मुन्ना ही नजर आया। वो दौड़कर इसकी टांगों से लिपट गया। शानी ने इसे प्यार किया। पिछले 7-8 दिन में 3-4 बार यहाँ आ चुकी थी। बशीर से भी मुलाकात होती रहती थी। मुन्ने ने शादी की गोद में सवार होते ही पूछा, चाची तुम कपड़ों समेत क्यों नहाती हो? मैं नहाती हूँ, तुम्हें किसने कहा? वो हैरान होकर बोली, मैंने खुद देखा है, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। तस्वीर देखी है? कहाँ? शानी मजीद हैरान हुई। आओ मैं दिखाऊं। मुन्ने ने शानी की उंगली थामी और उसे लेकर खरामा खरामा अपने अब्बू के कमरे में आ गया। चौधरी बशीर कमरे में नहीं था। मुन्ने अलमारी का एक पट खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी लॉक थी। वो बंदर किसी फुर्ती के साथ खिड़की की तरफ गया, उसकी चौखट पर पाँव धरकर अलमारी के ऊपर पहुंच गया, जहाँ से इसने चाबी हासिल कर ली। गालिबन ये डुप्लीकेट चाबी थी। इसने जहाजी साइज की अलमारी का एक पट खोला। अंदर चंद पोस्टर साइज की फोटोज को रोल करके रखा गया था। मुन्ने ने उनमें से एक बड़े रोल को खोला और अपनी आंखें झपक झपक कर शानी के सामने फैला दिया। शानी भी हैरत से पलकें झपकने पर मजबूर हो गई। ये इसकी एक अनलार्ज की गई फोटोग्राफ था, लेकिन ये तस्वीर इसने नहीं खिंचवाई थी। वैसी तस्वीर खिंचवाई नहीं सकती थी। ये बड़ी बोल्ड बल्कि शर्मनाक तस्वीर थी। वो कपड़ों समेत स्विमिंग पूल से निकली थी और कपड़े भी प्याज के छिलके जैसे ये इसके जिस्म को छुपाने के बजाय दिखा रहे थे। ये बिल्कुल फिल्मी तस्वीर दिखाई देती थी। चंद सेकंड में शानी समझ गई इस तस्वीर के साथ क्या किया गया है। चौधरी बशीर को फोटोग्राफी का शौक ही नहीं, बल्कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए फोटोग्राफी में नित नए तजर्बे भी करता रहता था। इस तस्वीर पर भी तजर्बा किया गया था। ये लाहौर की कोठी में चौधरी बशीर के कमरे से खींची की आम सी तस्वीर थी। चौधरी ने अपने ज़हनी अय्याशी के लिए इसे कंप्यूटर की मदद से क्या से क्या बना दिया था। इसी दौरान में किसी करीबी राहदारी से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। चौधरी गालिबन अपने गैर मुल्की दोस्त स्टीफन के साथ बातें करते उसी तरफ आ रहा था। शानी ने जल्दी से तस्वीर को रोल करके इस पर रबर बैंड चढ़ाया और अलमारी में रखकर दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया। चाबी इसने अलमारी के ऊपर ही फेंक दी। वह मुश्किल 4-5 सेकंड गुजरे होंगे कि दरवाज़ा खुला और चौधरी बशीर अंदर आ गया। स्टीफन भी इसके साथ ही था। स्टीफन के हाथ में टिश्यू पेपर थे। वो इस पेपर में अपने हाथों को पूछता अंदर दाखिल हुआ। शानी को साफ अंदाजा हुआ कि स्टीफन के हाथ खून के धब्बे हैं। यकीनी बात थी कि वहाँ बागीचे में कोई परिंदा वगैरह ज़िबा हुआ है। शानी ने मुन्ने को देखकर कमरे में चौधरी स्टीफन दोनों ही ठटके। फिर बशीर ने खुद को तेजी से संभाला और बोला, शानी तुम यहाँ? मैं अभी अभी आई हूँ। मुन्ना मुझे ज़बरदस्ती यहाँ खींच लाया। वो मैं चाची को इनकी ये मुझे मेरी हेयरपिन ढूंढ कर दे रहा था। हालांकि मेरी हेयरपिन तो गुम नहीं हुई। पता नहीं किसकी हेयरपिन देखी है इसने। शानी ने जल्दी से बात बदली। उसके साथ ही मुन्ने के बाजू पर हल्की सी चुटकी भी ली। वो कमसिन होने के बावजूद शानी का इशारा फौरन समझ आता था। स्टीफन ने सर झुकाकर शानी को सलाम किया। शानी ने भी खुश अखलाकी से जवाब दिया। स्टीफन ने खैरियाती तौर पर अपने हाथ में पकड़े हुए दागदार टिश्यू को शानी से छुपाने की कोशिश की। फिर बशीर और शानी को एक साथ एक्सक्यूज मी कहता हुआ वो बाहर निकल गया। चौधरी बशीर की मोटी खाल वाली पेशानी पर नागवारी की एक मोटी शिकन नमूदार हुई थी, लेकिन जल्दी ये शिकन दूर हो गई। इसने शानी को खुशदिली से वेलकम कहा और इसे सोफे पर बैठने को कहा। शानी बैठी तो मुन्ना भी इसके साथ बैठा। ओए मुन्ना, तुम तो दुम छल्ला बनकर रह गए हो। 2 मिनट हमें अकेले भी बैठ लेने दो। चौधरी खिलाफे मामूल हल्के फुल्के लहजे में बोला। मुन्ने ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर जल्दी से बाहर चला गया। चौधरी ने सिगरेट सुलगाने के लिए अपना तलाई लाइटर वास्कट की जेब से निकाला और बोला, मैं परसों भी तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, तुम आई नहीं। शानी ने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद कहा, बस एक हतमी फैसले पर पहुंच रही हो। तो फिर क्या फ़ैसला हुआ? चौधरी के लहजे में शदीद इज़्तिराब पोशीदा था। कोई नया फैसला नहीं है, वो ये जिस पर पिछली मुलाकात में बात हुई थी, शानी ने हारे हुए लहजे में कहा। चौधरी के तनुमंद चेहरे पर रोशनी बिखर गई। इसने सिगरेट के 2 गहरे कश लिए और मुतमईन नजर आने लगा। बोला, चलो हम एक बार फिर सारी तफसील दोहरा लेते हैं। इससे ये होगा कि सारे पॉइंट हमारे ज़हनों में महफूज रहेंगे। शानी खामोश रही। वो बात जारी रखते हुए बोला, तो हमारे दरमियान तय हुआ कि मैं कुकी को आज़ाद कर दूंगा। वो जब भी मुझसे तलाक लेना चाहे ले सकती है। शादी के मौका पर मेरी तरफ से जो भी चीज़ें इसके पास गई हैं वो चाहे तो अपने पास रख सकती है।
हमारी इस अलहदगी की वजह से कुकी की फैमिली पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं आएगा। सैफ के भाई के इलाज, सैफ के मकान, इसके साले के लिए मैं जो कुछ कर चुका हूँ, इसके लिए किसी तरह का मुआवजा नहीं मांगूंगा और वो सब कुछ अब माजी का हिस्सा है। ठीक है? जवाब में शानी ने इस बात में सर हिला दिया। चौधरी बशीर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास सोच विचार के लिए और ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए पूरे 6 महीने हो गए। ताहम ये तुम्हारा वादा है कि इन 6 माह में कोई दूसरा शख्स, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी हवाले से तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। जो कुछ माजी में हुआ हो गया, लेकिन अब तुम हर पुराने नाते से अलहदा रहोगी। चौधरी एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, जैसे जानना चाहता हो कि शानी इस मौका पर तायदी अंदाज में सर हिलाती है, लेकिन फिर शायद इसे एहसास हुआ कि इस तरह बाकायदा अकरार करवाना ज्यादती है। वो बात जारी रखते हुए बोला, इन 6 महीनों में तुम्हें मुन्ने से मिलने की आज़ादी होगी। अगर तुम चाहो तो महीने में 2-3 दिन के लिए इसे अपने पास भी रख सकोगी। तुम फ़ोन पर भी इससे बात कर सकोगी। मज़ीद 10-15 मिनट तक शानी और बशीर में इस हवाले से बात हुई। फिर शानी जाने के लिए उठ गई। वहाँ से शानी सीधी हयात कॉलोनी में सैफुल्ला के घर पहुँची। काफ़ी दिनों बाद आज इसके दिल में एक तरह की खुशी और इत्मीनान का एहसास था। इसने कुकी और राजू के हवाले से काफ़ी मामला दुरुस्त कर लिए थे और राजू को भी ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। और दूसरी तरफ चौधरी बशीर से भी कुकी की आज़ादी के लिए बात हो चुकी थी। वो घर में दाखिल हुई तो सेन में सैफुल्ला की मोटरसाइकिल नज़र नहीं आई। इसका मतलब था वो कहीं गया हुआ है, शायद अपने साले के पास अस्पताल गया हुआ था। जो ही शानी ने सेन में कदम रखा, सुंबल, कौसर, कुकी सब के सब इसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। इन नज़रों में उम्मीद के साथ साथ अनगिनत अंदेशे भी थे और खामोश दुआएं थीं। शानी ने सबको देखकर मुस्कुराई। इन सब के चेहरों पर हल्की हल्की रोशनी फैल गई, जैसे सूरज की ताबानी से सितारे चमक उठते हैं। सबसे पहले कुकी की वालिदा ने जुबान खोली। वो शानी के करीब आते हुए बोली, लगता है मेरी बच्ची खैर की खबर ही लाई है। शानी ने इनके दोनों हाथ थामते हुए कहा, खैर की खबर है खाला। कुकी और सुंबल की वालिदा ने शानी को गले से लगा लिया, उसका सर चूमने लगी और फिर गुलोगीर आवाज़ में बोली, हम तरस गए हैं किसी अच्छी खबर को बेटी, बिल्कुल तरस गए हैं। सुंबल और सुरैया की आंखें भी डबडुबाई हुई थी। कुकी साकी तो जामिद खड़ी थी जैसे सख्ते की कैफियत में हो। शानी ने आगे बढ़कर इसका नरम नाजुक गाल छुआ और सुंबल की तरफ मुतवज्जो होकर बोली, मेरी चौधरी बशीर से बात हो गई है। वो कुकी से अलहदा होने को तैयार है। इसके अलावा राजू से भी बात हुई है। मैंने इसे सब कुछ बता दिया है और इसने सब कुछ सुन लिया है। अब सब कुछ ठीक है। कुकी की वालिदा की आंखों में बेख्तियार आंसू गिरने लगे। उन्होंने शानी को फिर से गले लगा लिया। शानी इन सब में घिरकर बैठ गई और इन्हें सब कुछ तफसील से बताने लगी। करीबन 1 घंटे बाद घर में मुसर्रत का सा समा था। कुकी तो अंदर कमरे में जा चुकी थी, लेकिन बाकी सब औरतों ने इसे घेरा हुआ था। पड़ोस से 2 खवातीन भी आ गई। उन सब के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। किसने चुपके से एक लड़के को पैसे दिए और वो करीबी दुकान से मिठाई ले आया। मिठाई आई तो कोता का डोला भी साथ ही आया। इसने आंखों ही आंखों में शानी से पूछा कि क्या हुआ। शानी ने आंखों ही आंखों में बता दिया कि सब अच्छा है। इसका चेहरा अंदरूनी खुशी से तमतमा गया। सुंबल और कुकी की वालिदा ने कहा, डोले वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर जाओ, तुमसे क्या पर्दा है। वह छोटे छोटे पाँव से छोटे छोटे कदम उठाता अंदर आ गया। कुकी की वालिदा ने अपनी बड़ी बेटी सुंबल से कहा, नहीं सुंबल, डोले का भी मुंह मीठा करा। चुनचुल सुंबल ने डब्बे से बर्फी की एक बड़ी डली निकाली और डोले को थमाने के बजाय कहा, डोले मुंह खोलो, शाबाश मुंह खोलो। डोला पहले तो शर्माता रहा, फिर इसे अपने मुख्तसर से मुंह खोला। सुंबल ने पूरी डली इसके मुंह में ठोस दी। डोले का चेहरा गुलनार हो गया। इसने बड़ी मुश्किल से मुंह चलाकर बर्फी को निकला। सुंबल ने लहकर कहा, बस एक और डली। इसने डोले के मुंह में जबरदस्ती ठोंसी। डोले की निगाहें कह रही थी, ये तो बर्फी है, अगर तुम अपने हाथ से जहर भी खिलाओगी तो मैं आंखें बंद करके खा लूंगा। सुंबल ने मिठाई का डब्बा डोले के हाथ में थमाते हुए कहा, अब तुम अपने हाथ से मुझे खिलाओ डोला भाई। डोले का चेहरा एकदम बुझ सा गया। डोला भाई का लफ्ज जैसे सीधा इसके दिल पर लगा था। शानी बखूबी जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ है। जब शानी तो वह शाम की हवेली में कैद थी, डोले ने सुंबल के बारे में अपने सारे एहसासात बताए थे। दर हकीकत ये सुंबल की बेलोस मोहब्बत ही थी, जिसकी खातिर डोला राजू को ढूंढता मुल्तान से लाहौर और फिर मियाना गाँव पहुंचा था। सुंबल के साथ कोदा का डोले का ताल्लुक बहुत अनोखापन लिए हुए था। वो ये अनोखापन जो प्यार का लाजमी जुज है। ये प्यार का अनोखापन नहीं तो क्या है कि प्यार अक्सर वही होता है जहाँ नहीं होना चाहिए, वैसे होता नहीं जैसे नहीं होना चाहिए, और जब होता है तब नहीं होना चाहिए। ये अपनी राहें खुद मुंतखब करता है और इन राहों पर अपनी मनचाही रफ्तार से आगे चलता है। सुंबल ने डोले को डोला भाई कहा तो इसका चेहरा मिट्टी के टूटे हुए पहले जैसा हो गया। वो किसी अंदाज में हंसा और एक गुलाब जामुन सुंबल के मुंह की तरफ बढ़ाया। इसका छोटा सा हाथ लर्ज रहा था। सुंबल ने गुलाब जामुन होंठों में दबा लिया। फिर मिठाई खिलाने और खाने का हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे का फायदा उठाकर डोला खामोशी से बाहर निकल गया। सुंबल कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खुलवाकर कुकी के पास चली गई। फिर अंदाजा हुआ कि वो दरवाजे के हक में छोटे बहन को जबरदस्ती मिठाई खिला रही है। घर में अजीब सा माहौल था। इस माहौल में खुशी और आंसू बाहर मिले हुए थे। एक मुसर्रत सामने आ रही थी, लेकिन एक नहायत शदीद सदमा झेलने के बाद कुकी की वालिदा ने शानी की तरफ जाकर पूछा, बेटी
अब राजू का क्या हाल है? मेरा मतलब है वो ठीक हो जाएगा ना? शानी ने धीरे से कहा, खाला वो ठीक है, बल्कि पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल ठीक है। इसे तो हमने जानबूझकर अस्पताल में दाखिल कराया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि वो वक्त से पहले बाहर आए और इसे बाहर के हालात का इल्म हो। वो कल सुबह अस्पताल से फारिग हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो आज जाकर इसकी इयादत कर सकती हैं। मैं ज़रूर जाऊँगी बेटी, बल्कि हम सब जाएंगे, उन्होंने कहा। फिर कुछ कहते कहते खामोश हो गई। शानी के बोलने की मुंतज़िर रही। वो चंद सेकंड के बाद दोबारा गोया हुई। शानी बेटी, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है। क्या राजू सब कुछ जानने के बाद भी कुकी को अपनाने के लिए? हाँ खाला हाँ, मैंने पूरा यकीन करने के बाद ही आपसे बात की है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। खाला ने सिसकते हुए कहा, पहले ही बहुत दुख देख लिया है, अब कोई झटका बर्दाश्त नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा खाला। शानी का सर चूमा। वो बोले, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चौधरी बशीर इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ देगा। मुझे तो अभी डर लग रहा है। किस बात का? कहीं वो नाराज़ ना हो जाए और हम पर किसी तरह की सख्ती करे। मैंने आपसे कह दिया है कि अब कुछ नहीं होगा, और फ़र्ज़ करे कुछ हो तो मैं हूँ ना फेस करने के लिए। खाला डूबे तशक्कुर अमेज़ नज़रों से इसको देखती रही। इनकी आंखों में अब भी हैरत थी। ये हैरत बजाते हुए जानती थी कि खुशरंग चिड़िया जैसी कुकी को उकाब सिर्फ बशीर की तूफ़ानी गिरफ्त से निकालने के लिए पसे पर्दा क्या कुर्बानी दी गई है। शानी ने अहले खाना से कल दोबारा आने का वादा किया और राजू से मिलने अस्पताल रवाना हो गई। इसे उम्मीद थी कि तौह शाम भी वही होगा। उसे सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहती थी। न जाने क्यों इसका दिल गवाही देने लगा था कि सारा मामला अब खुश उसलूबी से तय होने वाला है। इस हवाले से बहुत से दुख झेले जा चुके थे, बहुत सी सज़ा मिल चुकी थी और बहुत सी तलाफी की जा चुकी थी। और जब दुख झेल कर कफ़ारा अदा कर दिया जाता है तो फिर अक्सर बिगड़े हुए मामले सुधर जाते हैं। शानी अस्पताल के उसी गेट के सामने टैक्सी उतरी थी कि आरिफ से इसकी मुलाकात हो गई। शानी को लगा वो गेट पर खड़ा शायद इसी की राह देख रहा है। वो परेशान लगता था। या अल्लाह खैर। शानी के होंठों से बेसाख्ता निकला। इसका ध्यान राजू की तरफ था। वो तीर की तरह शानी की तरफ आया। शानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरिफ ने सरसराते लहजे में कहा, शानी बहन, एक अजीब खबर है तुम्हारे लिए, बल्कि हम सबके लिए। क्या हुआ? शानी ने लर्जा आवाज़ में पूछा। आओ कैंटीन में बैठते हैं, आरिफ ने कहा। 2 मिनट बाद वो एक मेज़ पर आमने सामने बैठे थे। कैंटीन में भांत भांत की बोलियों का शोर था। आरिफ ने सनसनीखेज लहजे में कहा, खबर रुस्तम के बारे में है शानी बहन। शानी के दिल की धड़कन इंतहा को छू गई। न जाने क्यों तस्वुर में एक जिस्म आ गया जो बान की नंगी चारपाई पर पड़ा था। इस पर खूनालू चादर तनी हुई थी और आसपास हट्टे कट्टे राइफल बरदार पुलिस वाले खड़े थे, जैसे वो शिकारी हों और उनके सामने इनकी ट्रॉफी पड़ी हो। क्या हुआ आरिफ, क्या हुआ? तुम्हारे ख्याल में रुस्तम कहाँ है? पोठोहार सोन के आसपास। वो यहाँ है, मुल्तान में। अभी 2 घंटे पहले मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। शानी सख्ताज़दा रह गई। आरिफ कम्बो बात जारी रखते हुए बोला, रुस्तम के साथ इसका एक दोस्त भी है और मुझे शक है कि वो गोहर अहमद उर्फ गोहरा है। बहुत ख़तरनाक बंदा है वो भी। कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ आरिफ? धोखा होता तो अच्छा था, लेकिन ये धोखा नहीं। वो यहाँ है और किसी खतरनाक इरादे से है। आरिफ की आवाज़ भी अंदेशों के बोझ से काँप रही थी। ओ खुदाया! शानी ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ा। वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों इतनी जल्दी खुद को ख़त्म कर देना चाहता है? वो खुद चलकर मौत के मुंह में आया है कि इसकी अकल इतना भी काम नहीं कर रही। कुछ देर तक वो दोनों गुमसुम सन्नाटे की कैफियत में बैठे रहे। चाय और पेस्ट्रीज इनके सामने ठंडे होते रहे। फिर आखिर शानी ने ये तकलीफ सुकूत तोड़ा। आरिफ, अगर वो वाकई रुस्तम है तो फिर वो क्यों है यहाँ? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? आरिफ ने गहरी सांस ली। पहली बात तो यह कि शानी कि वो खुद रुस्तम ही है, इस बात का पूरा यकीन कर लो। रही दूसरी बात कि वो यहाँ क्यों है, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। मैंने इसे बस 1.5-2 घंटे पहले हसन पार्क के करीब होटल इंडस के अंदर जाते देखा है। इसने जरा चादर में छुपाया हुआ था। वह कार से उतरा और तेज़ी से अंदर चला गया। इसके पीछे गोहर अहमद उर्फ गोहरा था। इसकी आंखें नशे से सुर्ख अंगारा हो रही थी और शेव बड़ी हुई थी। रुस्तम को देखकर मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि शायद, मेरा मतलब है शायद वो तुम्हारे पीछे यहाँ पहुँचा है। लेकिन फिर बड़ी जल्दी मुझे ये ख्याल रद्द करना पड़ा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि बात कुछ और है। इसके बाद मेरी परेशानी कुछ बढ़ गई। होटल इंडस से थोड़ी दूर एक सड़क छोड़कर फिर कुदरतुल्लाह का मुकामी ठिकाना है। ये एक बड़ी कोठी है जिस पर झंडे वगैरह लगे हुए हैं। कुदरतुल्लाह को मानने वाले ऐसे ठिकानों को आस्ताना या आस्ताना कहते हैं। मैं जिस आस्ताने की बात कर रहा हूँ वहाँ पिछले 2 दिन से बड़ी रौनक है। फिर कुदरतुल्लाह 3 रोज़ा दौरे पर खुद यहाँ आया हुआ है। कल इसे बहावलपुर चले जाना है। मैं अभी खुद देख कर आया हूँ। आस्ताने के बाहर बहुत लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मोटरसाइकिलों की 2 कतारें भी नजर आ रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि रुस्तम यहाँ कुदरतुल्लाह के लिए आया है। वो ज़रूर इसके साथ कुछ कर गुजरेगा। शानी के जिस पर चुंटे सी रेंग गई। एक खौफनाक हंगामे का तस्वुर इसके जहन पर आ गया। एक ऐसा हंगामा जिसका इख्तिताम रुस्तम की मौत पर हो सकता था। ओ खुदाया, ये शख्स क्या कर रहा है? वो बड़बड़ाई। फिर इसने आरिफ की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा ख्याल है कि रुस्तम कुदरतुल्लाह को कत्ल? हाँ, मेरे जहन में भी यही बात है।
वो क्यों सोच रहा है ऐसा? कुदरतुल्लाह को मारने से क्या होगा? क्या वो बुराई खत्म हो जाएगी जो इस बंदे ने फैलाई है? ये तो और फैलेगी, इसकी जड़ें और पक्की होंगी। कुदरतुल्लाह से लड़ने का तरीका ये नहीं। शानी ने बेकरारी से नफ़ी में सर हिलाया। आरिफ खामोश बैठा था। अस्पताल के किसी गोशे से लोगों की दर्दनाक आवाज़ अचानक बुलंद हुई और फजा को सोगवार कर गई। राह अजल का कोई मुसाफिर रास्ते की सूबतें झेलने के बाद मंजिल पर पहुंच गया था। फिर एक एम्बुलेंस किसी नए मुसाफिर को लेकर शोर मचाते अस्पताल के अहाते में आई और इमरजेंसी के पास पहुंचकर रुक गई। आमतौर वक्त के ऐसे मनाज़िर अस्पतालों का मामूल होते हैं। कैंटीन का बैरा आया और शोर मचाता शानी और आरिफ के सामने से गुजर गया। वो दोनों जैसे किसी और दुनिया में थे। शानी ने कहा, आरिफ, अगर तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है और रुस्तम कुदरतुल्लाह के लिए यहाँ मौजूद है तो फिर ये बहुत ख़तरनाक है कि हम किसी तरह इस काम से रोक सकते हैं। आरिफ ने रसान से कहा, मुझे किसी और को तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम कोशिश करो शानी बहन तो शायद इसे रोक लो। लेकिन वो कहते कहते खामोश हो गया। बात पूरी करो आरिफ, शानी ने बेचैनी से बोली। लेकिन अगर तुम्हें ये बात काम करना है तो बहुत जल्दी करना होगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ जो कुछ होने वाला है अगले 3-4 घंटों के अंदर हो जाना है। आरिफ की आवाज़ जज्बात से बोझल थी। शानी ने खिड़कियों से बाहर देखा। शाम अपराध का लिबादा उड़ चुकी थी। इसे तारीकी में जानलेवा अंदेशों की फुंकार सुनाई दी। मज़ीद सामीने हज़रात, शानी की कहानी भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।